तो हेलो, आज डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन क्लास वर्क क्वेश्चंस प्रॉब्लम नंबर 1 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है फैन रोटेटिंग विद ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है एज 100 रेडियन पर सेकेंड और स्विच ऑफ होने के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 0। आफ्टर 2n रोटेशन, जब उसने एंगुलर रोटेशन 2n कर लिए, इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे बोला गया है आफ्टर 2n रोटेशन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर n रोटेशंस। क्वेश्चन पूछा है n रोटेशंस के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये लेट्स से केस ए ले लिया जाए ना, दो केसेस हैं यहाँ पे। एक बार फॉर लेट्स से एंगुलर रोटेशन ऑफ 2n और एक बार फॉर एंगुलर रोटेशन ऑफ लेट्स से n करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं उत्सव कॉन्सेप्ट अगर लगाए u t s a और v, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अल्फा कांस्टेंट है और उसके लिए 2n रोटेशन की बात हो रही है। तो एक रोटेशन में 2 पाई घूमेगा, तो 2n रोटेशन में 2n टाइम्स 2 पाई विच इज इक्वल टू योर 4n पाई कहा जा सकता है। और बोला गया है आफ्टर 4n पाई लेट्स से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया 50। अब यहाँ पे हमें लेट्स से v u a और अल्फा में एक रिलेशन आ सकता है सिमिलरली। और उसी तरह से बोला गया है आफ्टर n रोटेशन, ये दूसरा केस बी केस अगर बात की जाए, यहाँ पे बोला गया है इनिशियल ओमेगा तो वही लेना है 100। पूछा गया है आफ्टर आपका n रोटेशंस, लेट्स से एक रोटेशन में 2 पाई घूमता तो n रोटेशन में n टाइम्स 2 पाई विच इज 2n पाई, तो उसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमने की बात हो रही है, भले ही टाइम कुछ और हो जाए, हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन दोनों में लगाई जाए। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2as, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। तो इस फर्स्ट वाले ए केस में इक्वेशन लगाऊंगा तो ओमेगा एफ है 50, ओमेगा आई है मेरे पास 100 और अल्फा है ना आपका लेट से ये कांस्टेंट है दोनों केस में, इनटू थीटा की वैल्यू मेरे पास है 4n पाई। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया लेट से 8n पाई इंटू अल्फा इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये राइट साइड वाला 8n पाई अल्फा लेफ्ट साइड जाएगा। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आया निकल के -8n पाई अल्फा 100 प्लस 50 इंटू 100 माइनस 50 विच इज 150 इंटू 50 लिखा जा सकता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इसमें अगर इक्वेशन रखी जाए सिमिलर वे में, ओमेगा एफ पता करना है हमें इज इक्वल टू ओमेगा आई तो 100 का 100 है प्लस 2a इंटू एस और एस है 2n पाई। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 4n पाई अल्फा की इक्वेशन नंबर 1 से, उसको यहाँ रख देता हूँ ताकि मेरा ओमेगा फाइनल निकल के आ जाए यहाँ पे। लेट्स से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन गया 4n पाई अल्फा इज इक्वल टू 150 इंटू लेट्स से 2 से डिवाइड करूंगा तो 25 बचेगा और ये माइनस राइट साइड लेके आ गया, तो ये है हमारा 150 इंटू 25 और ये बना हुआ है 100 स्क्वायर। अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका 25 इंटू 25 डेट इज 25 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर। अब यहाँ बचेगा आपका 25 इंटू 4 तो 4 स्क्वायर, और यहाँ से अगर 25 हमारा बाहर निकल के आ गया तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो दिस इज 6। अब 16 माइनस 6 हुआ 10 एंड 25 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे बोला जा सकता है 10, ये है ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से फाइनल ओमेगा निकल के आ जाएगा 25
रूट अंडर 10 रेडियन पर सेकेंड। अब रूट 10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग रख के लगभग हम कह सकते हैं 75 है ना, 75 पॉइंट समथिंग रेडियन पर सेकेंड के पास होगा आंसर, 75 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 1। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बोला गया है क्वेश्चन में। तो विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी को रोक दो, तो बी को रोकने का मतलब इस पे v नीचे लगाया जाए, तो यहाँ a पे भी v नीचे लगेगा। तो हम देख सकते हैं b के रिस्पेक्ट में, और ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन लेट्स से a एंड b, जो ये है ना लाइन ज्वाइनिंग a और b, अगर ये d है, ये d है और ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो गया रूट अंडर 2d। तो हम बोल सकते हैं b सेंटर हो गया सपोज, और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये जो हो गया ये डिस्टेंस हुआ रूट 2d, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो दोनों के बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, रूट अंडर 2v। अगर देखा जाए तो b तो रुक गया, और b रोकने के बाद a पे भी v नीचे लगा और आगे की तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री कहा जा सकता है। अब ये 45 है और ये आपका रूट 2d भी 45 पे आएगा, तो ये एंगल भी 45 हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं इस रेडियस दैट इज लाइन ज्वाइनिंग b एंड a एंड ये रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दैट इज ये रूट 2v आपका इस रूट 2d वाली लाइन के साथ 90 डिग्री पे है, तो हम कह सकते हैं ये सर्कल का सेंटर हो गया b, और इस सेंटर के अबाउट ये जो पार्टिकल A इस टेंजेंशियल वेलोसिटी से लेट्स से रोटेट कर रहा है, और वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हम बात करना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस लेट्स से रूट 2v कहलाएगा, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज किया जाए, v तो हो गया रूट 2v इज इक्वल टू आर की जगह रूट 2d इंटू ओमेगा यूज करूं तो रूट टू कैंसल, यहां से ओमेगा निकल के आ गया सिंपली v बाई डी। तो ये रहा क्वेश्चन 2। आई गेस समझ आया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सिंपली ये जो b पार्टिकल था इसको रोकने के लिए v नीचे लगाया, अब इस पे v नीचे लगाया तो इस पे v नीचे लगेगा, जिसके कारण इन दोनों का रिजल्ट दोनों के बीच में रूट 2v आएगा। और ये देखा कि ये रूट 2v बी ए ज्वाइनिंग लाइन रूट 2d जो है ये 45, ये 45, ये भी 45 हो गया, तो ये a और b को ज्वाइनिंग लाइन और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल ए की जब b को रोक दिया गया तो वो एंगल 90 डिग्री निकल के आ गया। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से v तो हो गया रूट 2v, r की वैल्यू रूट 2d इंटू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा निकल के आ गया v बाई डी। तो ये 2 नंबर आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन इज a particle is moving with a constant angular acceleration of 4 radian per second square in a circular path. At t equal to 0, particle was at rest. Find the time at which magnitude of centripetal acceleration and tangential acceleration are equal. So in the question, it is being said here, let's say this is your circular path in which the particle is moving. Now in this circular path, we can say that, let's say let us draw our circle like this. Now in this case it is being said, let's say particle is moving with constant angular acceleration of 4 radian per second square. So angular acceleration means alpha is given to be 4 radian per second square in a circular path. At t equal to 0, particle was at rest, that is omega I is equal to, we can say, 0. Find time at which magnitude of centripetal acceleration, rest means omega is 0 and u is also 0, it can be said. Now we need to find that instant of time in which magnitude of, let's say, centripetal acceleration और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बराबर, तो वो पर्टिकुलर टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारा होता है v स्क्वायर बाय आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है आर अल्फा।
तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू अल्फा निकल के आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू आर रूट अंडर अल्फा, और अल्फा क्वेश्चन में था 4, तो यहाँ पे r रूट अंडर 4 बोला जाए तो यहाँ से v की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2r, 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ से स्पीड आ गई उस पार्टिकल की 2r। अब हमें वो टाइम पूछा है, तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। अब लेट से यहाँ पे v तो हो गया हमारा 2r, u की वैल्यू बोली जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा ई भी 0, और इनिशियल लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो भी हमारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन था कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और a मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं r इंटू अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज सिंपली a, वो कहलाता है r अल्फा, r इंटू अल्फा जो है वो 4 है, तो यहाँ पे हो गया r इंटू 4, और हमसे वो टाइम पूछा गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो r से r कैंसिल हो गया, यहाँ से टाइम निकल के आ गया 2/4 विच इज 0.5 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 0.5 सेकेंड के बाद आपका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन था कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जब इस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है उस केस में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक टाइम आएगा जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो अल्फा दिया है 4, ओमेगा ई भी 0, यू भी 0, तो यहाँ पे अल्फा 4 है तो उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा से निकाला जा सकता है 4r। अब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल बराबर करने का मतलब वी स्क्वायर बाय आर बराबर आर अल्फा, दैट इज वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अल्फा। यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास आर रूट अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 रखे तो v इक्वल टू 2r आया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी से बोले तो v हो गया 2r, ए टी हो गया 4r इंटू टी, यहाँ से टाइम आया 0.5 सेकेंड। तो ये था 3 नंबर, समझ आ गया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 4, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू, find tension in the string if the block moves on the horizontal table with speed v in a circle of radius r। So it is being said यहाँ पे कि ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल में है ना आपका लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल टेबल में घूमता दिखाया गया है, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल में घूमते हुए क्या होगा, इस पार्टिकल में एक सेंटर की तरफ क्या लगेगा, लेट्स से रस्सी का टेंशन पूछा गया है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू करके दिया हुआ है आपको। मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, स्पीड है इस पार्टिकल का v करके गिवन है, रेडियस है r, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और रस्सी का टेंशन ऑब्वियसली रस्सी से कनेक्टेड है तो t अंदर लगेगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस केस में दो सिचुएशन हो सकता है, तो दो सिचुएशन में एक सिचुएशन हो सकता है कि आपका फ्रिक्शन इन्वॉल्व ही ना हो ना, स्पीड इतनी कम हो कि बाहर की तरफ कम है ना, लेट्स से आपका ये फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसको ओवरकम करने के लिए केस 1 में कहा जा सकता है फ्रिक्शन इन्वॉल्व ही ना हो, दैट इज फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो टेंशन होगा वही बैलेंस कर जाएगा आपके एम वी स्क्वायर बाय आर केस को। और एक दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है, लेट्स से दूसरे सिचुएशन की अगर बात की जाए तो दूसरे सिचुएशन में कहा जा सकता है कि ये जो पार्टिकल घूम रहा है अगर इसकी वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल आपका घूम रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी v जो हो गई वो ज़्यादा हो गई, इस वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा हो गई, तो उस केस में टेंशन जो है अब वो बियर नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उस केस में फ्रिक्शन भी रोल में आएगा और फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, तो इस केस में T प्लस एफ जो होगा वो जाके बैलेंस करेगा हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर। और हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है तो फ्रंट व्यू देखें, मास m नीचे की तरफ mg लगेगा जिसको बैलेंस करेगा ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन,
तो इस केस में n की वैल्यू mg आ गई और देयरफॉर फ्रिक्शन जो है वो म्यू n से मेरा निकल के आ गया, n की वैल्यू mg रखते हुए म्यू mg निकल के आ गया। तो यहाँ से t प्लस f की जगह मैं रख दूं म्यू mg इज इक्वल टू, ये बन गया mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेंशन निकल के आया mv स्क्वायर बाय r माइनस लिखा जा सकता है म्यू mg। तो ये आया टेंशन। तो दो पॉसिबिलिटी थी, एक केस में फ्रिक्शन लगे ही ना, तो उस केस में बाहर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था तो टेंशन अपने आप को एडजस्ट करता, पर दूसरा केस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा क्योंकि अब जितना ब्रेकिंग टेंशन तक पहुंच सकता था पहुंच गए। अब उसके बाद जो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ फ्रिक्शन आएगा, तो T प्लस एफ बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाय आर, और फ्रिक्शन फ्रंट व्यू से देखे mg नीचे को बैलेंस करेगा नॉर्मल, f इक्वल टू म्यू एन से म्यू mg आ गया, तो T प्लस एफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, एफ की जगह म्यू mg रख दिया जाए तो यहाँ से टेंशन आ गया mv स्क्वायर बाय आर माइनस म्यू mg। तो ये था 4 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।